ये रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर ली है, तो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक हमारा है वही टेक्सोनॉमी से रिलेटेड है, और टेक्सोनॉमी में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन, सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। आज हम उन्हीं सिस्टम्स में से उनका थोड़ा सा जायज़ा लेंगे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। विद एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि कितने सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन थी, 4 सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन का हमने डिस्कस किया था। आज हम थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री के बाद फिर हम उन सिस्टम का जो है वो जिक्र करेंगे। अब तकरीबन सारे आ गए। हाँ जी, सारे आ गए हैं माशाल्लाह। यस सर, बस वो महमूद रशीद ने भी आज पूछा, तो मैंने महमूद रशीद को भी कहा था कि LMS पर होगा, वो भी आ जाएगा आज। कौन? महमूद रशीद। बाकी तो सारे आ गए। अच्छा जी, महमूद रशीद, ये स्टूडेंट था पिछले में। यस सर, हम्म। बाकी तो सारे आ गए। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन इसकी प्रेजेंटेशन में आपको अपलोड कर रहा हूँ। ये है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, आप सबकी स्क्रीन पे आ रही है? यस सर। हाँ जी। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में जो प्लांट क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री है, इसमें हम 2 पीरियड का जिक्र करेंगे। एक वो जो लीनियस से पहले था, और एक वो पीरियड जो लीनियस के बाद शुरू हुआ है। अगर आप कल आप किताब के लिए कौन गए थे? आप गए थे या दूसरा कोई गया था? याकूब। याकूब गया था। तो याकूब को मिला है किताब? नो सर। क्यों? ये इल्मी वालों के पास। आप किस जगह पे गए थे? F7 में नहीं गए थे? F6 F7? नहीं सर, वो कह रहे थे कि आप पेपर का नाम पूछे, कौन सा पेपर है, तो मैंने कहा पेपर ए है। पेपर बी है ना, ये आपको मैंने कहा भी था। पेपर बी आपको लिख के मैंने दिया था, पेपर बी। और अच्छा सर, किसी बॉटनी वो जो है राइटर का नाम पूछ रहा था, कह रहा था कि राइटर बहुत पड़े हुए हमारे पास, तो आप राइटर का नाम कंफर्म करें। नहीं, राइटर उसका वही है, एक ही है। मैं जहन में मैंने नहीं है कि तंजीम है, चीमा है कि इस तरह का नाम है। वो सिर्फ आप हाँ उनको ठीक है। बताना है। इल्मी वालों की, इल्मी की किताब है, इल्मी पब्लिशर्स की। उस पे लिखा होता है फॉर BS एंड BSc स्टूडेंट, ये लिखा होता है उस पे। पेपर बी है ना सर जी? पेपर भी है। ठीक है सर, फिर मैं ले आऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन। तो इसमें पहली क्लास में मैंने आपको लिखा है कि प्री लीनियस और पोस्ट लीनियस पीरियड, यानी लीनियस से पहले का जो दौर और लीनियस के बाद का दौर क्लासिफिकेशन का। प्री लीनियस पीरियड में तो इतना कुछ खास नहीं था, क्लासिफिकेशन इतना स्ट्रीमलाइन नहीं था। बहरहाल इंडिविजुअली लोगों ने उस पर काम किया था कि भाई क्लासिफिकेशन कैसे की जाए। किसी ने चंद स्पीशीज को क्लासिफाई किया था, किसी ने जनरली एक ग्रुप को नाम दिया था, लेकिन कोई बाकायदा सिस्टम नहीं था। ये लीनियस ही था जिसने बाकायदा प्लांट सिस्टम और एनिमल और प्लांट दोनों के लिए क्लासिफिकेशन किया था। खास तौर पर प्लांट्स के लिए उन्होंने किया था। तो इसमें हम एक एक करके इस पे बात करते हैं। थोड़ा सा थ्यूप्रिस्टस से भी पहले अरिस्टाटल का जिक्र आता है। अरिस्टाटल, अरस्तु। अरिस्टाटल ने क्लासिफिकेशन के बारे में इनिशियली ये कहा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 किस्म की हैं, प्लांट्स है और एनिमल्स हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा था। उन्होंने
जो कंसेप्ट दिया था एनिमिलिया का और प्लांटे का दिया था। बहरहाल ये भी एक ग्रीक एक और है, थ्यूप्रेस्टस के नाम से है। थ्यूप्रेस्टस जो है जो 4th BC ग्रीक का है, उसने प्लांट्स को उसकी जो है ख़ास तौर पर उसने वुडी प्लांट की क्लासिफिकेशन की थी और हर्बेशियस प्लांट्स की थी। यानी वुडी में उसने श्रब्स, हर्ब श्रब्स, ट्री श्रब्स और अंडर श्रब्स इस्तेमाल किए थे, और हर्बेशियस में उसने बिल्कुल जो जड़ी बूटियाँ थी वो उसने इस्तेमाल किए थे। कई प्लांट फीचर्स को उसने एक्सप्लेन किया था, जैसे कि फ्लावर्स में सेपल्स है, पेटल्स है, स्टेमन्स है, पेस्टल्स है। इसके अलावा ये चूँकि इसी ये वो दौर है जिसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो गुजरा है, और ये सारे उसके एक तरह से क्या थे, उस्ताद थे। अच्छा जी, हाँ जी। उसके बाद फिर मजीद हिस्ट्री दी है, हिस्ट्री ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी 1st सेंचुरी AD, यानी ईस्वी अब शुरू हो गई है। उसमें डेस्कॉर्डिस जो रोमन एक है साइंटिस्ट है, उसने मटेरिया मेडिका उस तरह से उसने पब्लिकेशन की थी, मटेरिया मेडिका के नाम से, लेकिन उसने इतना कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं की थी। जो ग्रीक का दौर था उसी तरह से ये चलता रहा, और तकरीबन ये आ गया मिडल एजेस तक। 13th सेंचुरी जो है, यानी कि 13वीं सदी तक ये इस तरीके से चलता रहा। उसके बाद फिर हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी रोमन, फिर वही आ गया। उसने जो मेनली जो है, हाँ जी, इसमें अल्बर्ट मैग्नस आता है 13th सेंचुरी में, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में ये था, और कई जो है प्लांट पे उसने काम किया था। उसने जो पब्लिकेशन या जो उसने काम किया था डी वेजिटेबलिस, यानी ज़्यादातर उसका जो काम था वो हार्टिकल्चर के हवाले से था। उन्होंने थ्यूफ्रेस्टस सिस्टम को ही उसने मॉडिफाई किया, और सारे प्लांट्स को उसने इंक्लूड किए। यानी थ्यूफ्रेस्टस जो ग्रीक साइंटिस्ट था उसी के काम को उसने आगे बढ़ाया, और उसने प्लांट को 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया, डाइकाट और मोनोकाट के नाम से। इसी तरह से वास्कुलर और नॉन वास्कुलर प्लांट, ये उसकी क्या थी, कंट्रीब्यूशन थी। उसके बाद फिर इंडेक्स हर्बेरियम के नाम से जो है उसमें एक पब्लिकेशन आई एक, और उसका वॉल्यूम वगैरह, ये आपको ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ आपने साइंटिस्ट का जिक्र करना है कि किस साइंटिस्ट ने क्या कहा था और क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन हो जाएगा कि वॉल्यूम क्या था उस पब्लिकेशन का, और उसमें उसने कितने पेजेस, ये सारी चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। एंड्री सिसल्पिनो आता है 16th सेंचुरी में, ये इटालियन है, इटली का है। उसने क्लासिफिकेशन को प्लांट क्लासिफिकेशन किया था, लेकिन उसने मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ की बुनियाद पे किया था। ठीक है, और इसकी जो सिस्टम है उसको समझा जाता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड्रू सिसल्पिनो में अगर आप लिखेंगे भी तो सिर्फ आप लिखेंगे कि ही क्लासिफाई प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, एंड हिज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज प्योरली आर्टिफिशियल। द नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में एंड्रू सिसल्पिनो जो है, उसके बाद फिर है कैस्पर बोवेन। ये वही बोवेन है जिसके नाम पे कई सारे पौधे हैं। ये जर्मन था 17th सेंचुरी में, यानी कि 16वीं सदी के बीच में कई उसने ये क्लासिफिकेशन किया, और उसने तकरीबन 6000 स्पीशीज प्लांट्स जो है, मुख्तलिफ पौधे जो है उसने आइडेंटिफाई किए थे और स्टडी किए थे। फर्स्ट यूज बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, लेकिन इसकी बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वेल रिनाउंड नहीं है। वेल रिनाउंड बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो लीनियस की है, जो उसने किया था। उसके बाद फिर जॉन रे आता है, ये अंग्रेज है, इंग्लिश साइंटिस्ट है।
और इसका जो दौर है वो भी 17 सेंचुरी है, यानी लीनियस से पहले पहले है। ठीक है, उसने तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था। उसने हर्ब्स और ट्रीज, आर्बोर्स ट्रीज, मोनोकाट और डाइकाट, ठीक है, और उसने कई सारे नाम जो है उसने इस्तेमाल किए थे। पॉलिनामियल उसने किया था। पॉलिनामियल, पॉली का मतलब होता है मैनी, नामियल का मतलब होता है नाम, यानी कई नाम उसने पौधों के लिए डिस्क्राइब किए थे। तकरीबन 1800 स्पीशीज जो है, जिनमें से 500 नए स्पीशीज थी, जो एंड्रयूस सल्फिनो और बॉयन के नाम के बाद जो सबसे ज़्यादा काम किया है प्लांट स्पीशीज़ के आइडेंटिफिकेशन में, वो जॉन रे का है। ठीक है, यानी उसमें उसने तकरीबन 500 न्यू स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस किया है। टाइप स्पेसिमन का जो कंसेप्ट है वो हम नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे, ये सबसे पहले उसी ने दिया था, टाइप स्पेसिमन। वहाँ पे मैं आपको जो बोटानिकल नोमेनक्लेचर है हमारा, एक चैप्टर, एक लेक्चर उसी पे होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि टाइप स्पेसिमन क्या होता है। यानी किसी भी फैमिली के लिए या जीनस के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव प्लांट होता है उसको कहते हैं टाइप स्पेसिमन। ठीक है, जैसे आप जानते हैं ना ब्रासिका, ये किस फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव प्लांट है? ब्रासिकेसी फैमिली का है। तो ब्रासिकेसी, ब्रासिका, ये उसी के लिए टाइप स्पेसिमन है। तो ये टाइप स्पेसिमन का कंसेप्ट सबसे पहले जॉन रे ने दिया था। नेक्स्ट दिस, ये पोस्ट लीनियस पीरियड आ गया, यानी कि लीनियस और लीनियस से आगे का जो दौर है, यानी ये 1750 के बाद की दौर की बात है, 1750 के बाद। ठीक है, 1753 में उसने अपना काम किया था लीनियस ने, और उसके बाद फिर आने वाले साइंटिस्ट ने काम किया। सर इसमें पहले से बाइनोमियल पे काम किया था? नहीं, ये जो लीनियस है, लीनियस का को हम जानते हैं ना दो चीज़ों के हवाले से, एक हम प्लांट क्लासिफिकेशन के हवाले से जानते हैं, बल्कि ओवरऑल एनिमल और प्लांट दोनों की क्लासिफिकेशन जो टू किंगडम सिस्टम उसने पेश किया था। ठीक है, और दूसरी उसकी पहचान जो हमारे पास है वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की, जो आप बात कर रहे हैं, यानी कि दो चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा रिनाउंड है। ठीक है, जाना जाता है। अच्छा जी, कार्लोस लीनियस, कार्लोस लीनियस। ठीक है, कार्लोस लीनियस जो है ये 18 सेंचुरी यानी कि 1750 के बाद उसका दौर है। ये देखिए 1753 लिखा हुआ है। जो उसकी पब्लिकेशन का नाम है वो स्पीशीज प्लांटेरम के नाम से है, और इसने प्लांट की क्लासिफिकेशन की थी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए ये रिनाउंड है, और दूसरा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए रिनाउंड है, जो पहले लिखा हुआ है। इज रिनाउंड फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एज वेल एज आर्टिफिशियल सिस्टम, यानी कि क्लासिफिकेशन के लिए भी ये रिनाउंड है। कुछ नेचुरल ग्रुप को उसने इंट्रोड्यूस किया था जिसको आजकल भी हम इस्तेमाल करते हैं, अगरचे वो जेन्युइन नाम नहीं है, लेकिन इतने यूज़ है, कॉमन यूज़ है, एफ फैमिली के नाम है जो अभी तक यूज़ किए जा रहे हैं। जैसे कि कंपोजिटी है, ये एक फैमिली का नाम है पौधों में, वो आप आगे चल के पढ़ेंगे। इसके बाद ग्रेमिनी है, ग्रासेस की जो फैमिली है, और सालानेसी फैमिली है। ये सारे टर्म्स उसी ने इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, लीनियस ने। और भी काफ़ी सारा काम किया है उसने। उसके बाद फिर बेंथम और हुकर, जिसने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, यानी कि इससे पहले कि अगर स्लाइड को हम दोबारा पीछे जाए तो इसमें देखें ये जो सिस्टम है जो उसने लीनियस ने दिया था, ये आर्टिफिशियल सिस्टम उसका था क्लासिफिकेशन के हवाले से। यानी क्लासिफिकेशन पे उसका जो काम था वो उसने, बेशक उसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसकी सिस्टम को हम आर्टिफिशियल मानते हैं। उसकी वजह क्या है कि उसने सिर्फ एक ही कैरेक्टर की बुनियाद पे पौधों को क्लासिफाई किया, वो है स्टेमन नंबर। ठीक है, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि स्टेमन नंबर की बुनियाद पे कैसे उसने क्लासिफिकेशन की है। उसके बाद फिर जो बेंथम और हुकर है, वो उनका जो दौर है वो तकरीबन 100 साल के बाद उसने अपना सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। जो उनकी पब्लिकेशन है जिसमें उन्होंने ये काम किया है वो जेनेरा प्लांटेरम के नाम से। ये एक आध के लिए तो आप इस तरह चीज़ें याद कर ले, जेनेरा प्लांटेरम ये किसकी है, किसकी पब्लिकेशन है, तो वो आप
को पता होना चाहिए कि सबसे पहले उसमें पब्लिकेशन दी थी बेन तफुकर ने। स्पीशीज प्लांटेरम ये किसकी है, तो आपने इसको समझ लेना है कि ये लिनियस की है। अच्छा जी, मोस्ट कंप्लीट प्री एवोल्यूशनरी वर्क है, यानी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, एवोल्यूशन से पहले पहले, यानी उनका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एवोल्यूशन बेस्ड नहीं है, ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। फिर मजीद जो है चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वालेस, ये दरअसल वही दो लोग हैं जिन्होंने एवोल्यूशन का कंसेप्ट पहली दफ़ा सही तरीके से लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया। यानी जो उसका था लामार्क का था, उसको तो इतने लोगों ने उसको पजीराई नहीं मिली, ना वो इतना ज़्यादा सही कह रहा था, लेकिन जो डार्विन था और अल्फ्रेड रसेल वालेस, ये दोनों एक ही एरा के दोनों साइंटिस्ट हैं, एक ही दौर के साइंटिस्ट हैं, लेकिन इसमें असल काम चूंकि चार्ल्स डार्विन का है तो इसीलिए उसको ज़्यादा जाना जाता है, चार्ल्स डार्विन। और उन्होंने जो पेपर पब्लिश किया था लीनियस सोसाइटी में, वो 1858 में उन्होंने पब्लिकेशन दी थी। पब्लिकेशन का नाम था ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। पब्लिकेशन का नाम क्या था? ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। दोनों का कंबाइंड पब्लिकेशन था इनिशियली, लेकिन फिर डार्विन ने ये पब्लिकेशन का, तो खैर दोनों का जो पब्लिकेशन है ये तकरीबन हुआ था कोई 1840 के लगभग हुआ था, लेकिन फिर बाद में अल्फ्रेड रसेल वालेस ने छोड़ दिया था एवोल्यूशन पे काम और चार्ल्स डार्विन ने उसको जारी रखा, और फिर उसकी किताब आ गई ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। उसी पेपर का ही नाम किताब को भी मिला है, चार्ल्स डार्विन का, 1859 में। हिस्ट्री ऑफ प्लांट मजीद आगे चलते हैं तो इसमें फिर एडल्फ एंगलर और कार्ल प्रेंटर, यानी जैसे कंसेप्ट आ गया डार्विन का, तो उसके बाद फिर लोगों ने सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन को भी एवोल्यूशन की बुनियाद पे मॉडिफाई करना शुरू किया। इनमें सबसे पहले जो एफर्ट था वो था एडल्फ एंगलर और कार्ल प्रेंटर का, जिसको हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये उन्होंने जो है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, और ये सिस्टम प्योरली एवोल्यूशनरी बेस्ड था, इसीलिए इसको हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मोस्ट मॉडर्न प्लांट फैमिलीज हैव बीन डिस्क्राइब, जो उसने किया था। प्रोपोज यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रिमिटिव, लेकिन उनसे ये गलती हो कि उन्होंने जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स थे वो उन्होंने प्रिमिटिव रखे हैं। आजकल का कंसेप्ट हमारा ये है कि वो फ्लावर जिसमें एक ही सेक्स होता है, यानी या जिनमें स्टेमन होता है या जिनमें पेस्टल होता है या कार्पल होता है, वो एडवांस होंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये प्रिमिटिव होंगे, प्रिमिटिव पुरानों को कहते हैं। इन्होंने प्लांट को अरेंज किया था प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ। ये अप्रोच तो अच्छा था, लेकिन कहीं कहीं उससे गलती हो गई थी, ज़्यादा सिंपल था, और जो उन्होंने कहा कि जो ज़्यादा सिंपल प्लांट होंगे वो ज़्यादा प्रिमिटिव होंगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद चार्ल्स बेसे आ गया। चार्ल्स बेसे जो है ये तकरीबन 1910 और यानी कि इसका दौर जो है 20वीं सदी की बिल्कुल आगाज़ में है। 1915 में उसने ये सिस्टम दिया था, नेचुरल फाइलेटिक सिस्टम फॉर फ्लावरिंग प्लांट बेस्ड ऑन एवोल्यूशन। उसने एवोल्यूशन की बुनियाद पे अपना सिस्टम क्लासिफिकेशन पेश किया था, जैसे एंगलर और प्रेंटल ने किया था, बिल्कुल ऐसे उन्होंने भी किया था। फिर इसने कुछ फैमिलीज को जो कहा था कि ये मोस्ट प्रिमिटिव है, जैसे राननकुलेसी है, रनोलिएसी है, ये ऐसे फैमिलीज हैं जो कि उन्होंने कहा था कि ये प्रिमिटिव फैमिलीज हैं। आगे जाके हम इन फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने भी वही किया था कि उन्होंने प्रिमिटिव को अलग किया था और एडवांस को अलग किया था पौधों में से। इसके बाद फिर आ गया क्रॉन्केस्ट और तख्ताजान। ये बिल्कुल रिसेंट है, 1970s के बाद इन्होंने सिस्टम दिया था, और इनका सिस्टम ज़्यादा एडवांस है, इसीलिए इनको हम कहते हैं मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये तकरीबन दोनों जो है क्रॉन्केस्ट और तख्ताजान, ये आर्मीनियन है, और ये जो है ये गालिबन ये रशियन है। ये दोनों जो है ये न्यूयॉर्क बोटानिकल गार्डन में है और ये सोवियत यूनियन में है।
आजकल जो अर्मीनिया है इसी से इनका ताल्लुक है। करंट जो अर्मीनिया स्टेट है, रशियन स्टेट है एक तरह से। सोवियत यूनियन बल्कि आजकल अलग सा मुल्क है, सोवियत यूनियन का पहले हिस्सा हुआ करता था। इन्होंने सिस्टम जो दिया है इसको हम कहते हैं मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसमें आपने और कोई याद नहीं रखना, बस सिर्फ इतना याद रखना है कि क्रॉन्केस्ट और तख्ताजान जो है दे इंट्रोड्यूस द मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर रॉबर्ट टोरने हैं 1976 में है, रैंको सेंटा एना बोटानिकल गार्डन में है कैलिफोर्निया में। इन्होंने भी इन्हीं के ही सिस्टम पे काम किया है, यानी ये मॉडर्न सिस्टम उन्होंने भी अडॉप्ट किया है। अच्छा जी, ये थोड़ा सा उनकी फोटोज हैं, एरमन तख्ताजान की और आर्थर क्रॉन्केस्ट की। ठीक है, दोनों जो है एक ही एरा में एक ही वक्त उन्होंने दोनों ने काम किया है। ये तो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, यानी इसमें आपने बहुत थोड़ा सा आपने एक जायज़ा लेना है लीनियस से पहले का, अरिस्टोटल से शुरू करके और लीनियस से पहले का, और फिर लीनियस से आगे अनवर्ड जाके एरमन तख्ताजान तक जिन्होंने मॉडर्न सिस्टम पेश किया है। और भी इसकी मॉडिफिकेशन की है इन्हीं की सिस्टम की, मार्ग्यूला श्वार्ट्ज ने की है और लोगों ने की है, लेकिन ये हम समझते हैं कि ये मॉडर्न सिस्टम के बानी है, एक तरह से फाउंडर है। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन हमारा है प्लांट सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको अपलोड करते हैं। अब हम जो 4 सिस्टम हमने उस दिन थोड़े से डिस्कस किए थे, अब हर सिस्टम का अलग अलग से थोड़ा थोड़ा सा करके इनके बारे में डिस्क्रिप्शन है। ये आप लोगों के नेट का कोई इशू चल रहा है क्या है? इसमें आप लोग कभी एग्जिट कर जाते हैं, कभी वापस एंटर करते हैं, व्हाट्स द रीजन? सर जी वो हम म्यूट कर लेते हैं ना अपने आप को, तो फिर वो स्क्रीन से गायब हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, म्यूट ना और
म्यूट वैसे अच्छा है, क्योंकि इसमें फिर बैकग्राउंड पे जो आपके यहाँ घर में चूंकि आप है तो बैकग्राउंड पे आप आवाज़ें काफ़ी अजीब होती हैं। अच्छा जी, व्हाट हैपन टू अच्छा जी, इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। इनमें हम पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का जिक्र करते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये वो सिस्टम है जो सबसे पहले अडॉप्ट किया था कार्लोस लीनियस ने, यानी वो बुनियादी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो ज़्यादा जेन्युइन था और ज़्यादा जो है सबसे पहले जो स्ट्रीमलाइन सिस्टम है वो इसी के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे कि ये सिस्टम था क्या, उसकी कौन कौन सी किस्में हैं जिसको हम आर्टिफिशियल में मानते हैं, इसकी बैकग्राउंड क्या, लीनियस के अलावा भी लोगों ने उसके बारे में कुछ लिखा था, और आर्टिफिशियल सिस्टम क्या है जो लीनियस ने पेश किया था, उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। तो ये सारे कंटेंट इसमें हम डिस्कस करेंगे। ये सिस्टम क्या था और कोई उसके टाइप्स हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, कब सबसे पहले कब शुरू हुआ था, लीनियस के अलावा भी लोगों ने इस पे काम किया था या नहीं किया था, लीनियस का सिस्टम क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या उसके जो है नुकसानात है या क्या उसकी जो है डिसएडवांटेजेस है। मेरिट्स और डीमेरिट्स, मेरिट्स कहते हैं उसके फ़ायदों को, डीमेरिट्स कहते हैं नुकसानात या उसके डिसएडवांटेजेस को कहते हैं। अच्छा जी, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तो ये क्या है कि इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और ख़ास तौर पर प्लांट्स को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके लिए जो हम क्लासिफिकेशन जो करते हैं, 4 किस्म की क्लासिफिकेशन है इसमें। एक है आर्टिफिशियल, एक है नेचुरल, एक है फाइलोजेनेटिक, एक है मॉडर्न। तो इसमें सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम की तो डेफिनेशन ये हो गई कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन, द अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। ठीक है, ये क्या है, ये है क्लासिफिकेशन। फिर आर्टिफिशियल सिस्टम 4 किस्म के सिस्टम है जिसको हम डिस्कस करेंगे। आर्टिफिशियल है, नेचुरल है, फाइलोजेनेटिक है और मॉडर्न सिस्टम है। आर्टिफिशियल सिस्टम क्या है? The classification system is based only on one or two morphological characteristics। यानी एक पौधे के पास तो हजारों कैरेक्टर्स होते हैं, सैकड़ों कैरेक्टर होते हैं, लेकिन इसमें हम सिर्फ एक ही खास कैरेक्टर को चूज करते हैं या 2 कैरेक्टर्स को चूज करते हैं और उसी की बुनियाद पे प्लांट की क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, यानी जो कैरेक्टर होगा फॉर क्लासिफिकेशन वो या एक होगा या 2 होंगे। यानी इसमें हम प्लांट की बाकी एफिनिटीज को कोई नहीं डिस्कस करेंगे, उसमें हम प्लांट की इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कोई नहीं डिस्कस करते हैं, सिर्फ एक या 2 कैरेक्टर्स को सामने रखते हुए क्लासिफिकेशन इसकी करते हैं। मिसाल इसकी क्या है? मिसाल इसकी है लीनियस का सिस्टम। जब ये आपके सामने आएगा तो आपको खुद बहुत क्लियर हो जाएगा ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल है तो कैसे है। समझ आ गई यहाँ तक आर्टिफिशियल सिस्टम? यस सर। हाँ, यानी ये वो सिस्टम है जिसमें हम एक या 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं पौधों की, बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एज इट इज जो है उसको चूज नहीं करते और ना उनका हम एवोल्यूशनरी बैकग्राउंड चेक करते हैं। ये स्क्रीन आपको ब्लर तो नहीं नजर आ रही है? अगर ब्लर नजर आ रही है तो मैं उसको जूम आउट कर लेता हूँ।
यस सर। ये मैं कह रहा सही हूँ है सर। स्क्रीन सही है? यस सर, ओके, सही है। ठीक है। सर ये डाउनलोड नहीं हो रहा। डाउनलोड तो मैं ऑप्शन दूंगा तो फिर उसके बाद ही डाउनलोड होगा ना। डाउनलोड क्या, इसको क्यों करना है? इसको वीडियो चूंकि रिकॉर्ड हो रही है तो डाउनलोड की जरूरत ही नहीं है कोई इसकी। अच्छा सर, यस सर। हाँ, उसको वीडियो को ही आप डाउनलोड कर ले बाद में, जो आपके स्क्रीन पे शो हो रही है उसको आप डाउनलोड कर लें, ये सारा आपके पास आ जाएगा। बीच में हमारी जो डिस्कशन है वो भी सामने आएगी और ये भी होगा। तो ये तो था इसकी डिफिनीशन और ये इसकी एग्जांपल है जो कार्लस लिनियस का सिस्टम है। फिर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थियोफ्रास्टस और जॉन रे का है वो भी क्या है, वो भी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। जैसे थियोफ्रास्टस ने किया था, थियोफ्रास्टस ने पौधों की सिर्फ और सिर्फ कैटेगराइजेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ठीक है, 4 टर्म्स उसने इंट्रोड्यूस किए थे कि कौन सा पौधा जो है हर्ब्स में आएगा यानी जड़ी बूटियों में आएगा, कौन सा जो है झाड़ियों में आएगा, कौन सा झाड़ियों से जो छोटा होगा अंडर श्रब उसमें आएगा, और कौन से बड़े ट्रीज। ये उनकी क्या थी, क्लासिफिकेशन थी या कैटेगराइजेशन थी। तकरीबन 480 प्लांट को उसने किया था और जिस बुक में किया था उसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटारम। जॉन रे ने, जो ब्रिटिश बॉटनिस्ट था, उसने पौधों को 2 फैमिलीज में, 2 ग्रुप्स में उसने डिवाइड किया था, इम्परफेक्टिया और परफेक्टिया में। इम्परफेक्टिया को उसने नॉन फ्लावरिंग प्लांट का नाम दिया था और परफेक्टिया जो है उसने सीड और फ्लावरिंग प्लांट उसमें इंक्लूड किए थे। ठीक है, ये उनकी कैटेगराइजेशन थी। जॉन रे ने फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग का कंसेप्ट दिया था। कार्लस लिनियस ने, जो फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी समझा जाता है या फादर ऑफ क्लासिफिकेशन समझा जाता है या फादर ऑफ नोमेनक्लेचर समझा जाता है, उसने आर्टिफिशियल सिस्टम जो है किया था। और ये किस बुनियाद पे उसने किया था? फ्लोरल कैरेक्टर। फ्लोरल का मतलब क्या है? फ्लावर। फ्लोरल फ्लावर से निकला है। तो फ्लोरल कैरेक्टर्स यानी स्टेमन या कार्पल या सेपल्स या पेटल्स, ये सारे फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं। उसने जो क्लासिफिकेशन किया था उसने स्टेमन की बुनियाद पे किया था। चलो देखते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ कार्लस लिनियस। इट वाज बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स और उसमें उसने मेनली जो है कौन से कैरेक्टर को चूज किया था? उसमें मेनली उसने स्टेमन को ही रीड किया था। ये जो आपको कर्सर नजर आ रहा है, इसमें आपको मैं जो टर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसी को मैं इसी पे मैं कर्सर लगाता हूँ। देयरफॉर इस सिस्टम इज सेक्सुअल सिस्टम। इसकी सिस्टम को सेक्सुअल सिस्टम भी कहा जाता है क्योंकि उसने सेक्सुअल कंपोनेंट ऑफ प्लांट पे क्लासिफिकेशन सिस्टम शो किया था। दिस सिस्टम इज वेरी कन्वीनियंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट। आसान है, लेकिन कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है कि जो रिलेटेड पौधे हैं वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, लेकिन जो अनरिलेटेड है वो करीब आते हैं। बहरहाल है आसान इसकी बुनियाद पे क्लासिफिकेशन करना। He presented his system into 2 बुक। 2 बुक में उसने अपना काम पब्लिश किया था। एक पब्लिकेशन नाम था स्पीशीज प्लांटेरम और दूसरा जेनरा प्लांटेरम के नाम से है। ठीक है, जाहिर है कि कोई भी रिसर्च आप करते हैं तो उसकी जब तक आप पब्लिकेशन नहीं करते वो रिसर्च नहीं रहता, ना वो किसी के सामने आता है, बेशक आप कितना अच्छा काम क्यों ना करें। स्कीम उसका क्या था? उसने फ्लावरिंग प्लांट्स को या प्लांट को उसने 24 क्लासेस में डिवाइड किया था। किस बुनियाद पे? स्टेमन की कैरेक्टर्स की बुनियाद पे। ठीक है, और एंड प्लेस्ड मेनी अनरिलेटेड प्लांट्स इन अ सिंगल ग्रुप ड्यू टू कॉमन कैरेक्टर्स ऑफ स्टेमन। और यही वजह है कि उसने कई सारे अनरिलेटेड ग्रुप्स को एक ही ग्रुप में उसने समाया था या ग्रुप किया था, बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव द सेम स्टेमन नंबर। इसी बुनियाद पे उसने किया था। बहरहाल ये एक अप्रोच था। ये मानना चाहिए कि आज से तकरीबन 400 साल पहले एक बंदे ने काम किया है, उन दिनों में इनको ज़रूर ये अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए कि उसका काम डेफिनेटली फ्लॉ से होगा, फ्लॉज उसमें ज़रूर होंगे, लेकिन काम उसने काफ़ी अच्छा किया था। अच्छा जी, ये उसका जो है काम है
इसने जो है इसके अलावा जो फ्लावर में हम कंडीशन बयान करते हैं, पेरीगाइनस, हाइपोगाइनस, डाइडाइनेमस, फिलामेंट्स, फ्यूज्ड और नॉट, एंथेरेटिक, ये सारे जो है टर्मिनोलॉजी हम मॉर्फोलॉजी में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ये वो टर्मिनोलॉजी है जो सबसे पहले लिनियस ने इंट्रोड्यूस किए थे। बहरहाल स्टेमन के कैरेक्टर की बुनियाद पे जो उनकी क्लासिफिकेशन है वो कुछ ऐसे हैं। ये टर्म्स अगर कहीं और आ गए, ये जो मैं जिसको मैं कर्सर कर रहा हूँ, अगर इसका आगे जिक्र आ गया तो मैं आपको एक एक करके इसकी डिस्क्रिप्शन भी बताऊंगा और उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। बहरहाल अब इस पे चलते हैं कि उनकी क्लासिफिकेशन जो उसने 24 ग्रुप दिए थे वो 24 ग्रुप किस तरीके से थे। मोनोएंड्रिया, मोनोएंड्रिया, ये पूरा लफ्ज सही नहीं है, मोनोएंड्रिया है, MONOANDRIA, मोनोएंड्रिया। मोनोएंड्रिया का मतलब क्या है कि ऐसा पौधा जिसके फ्लावर में एक स्टेमन हो। मोनो का मतलब होता है वन, एंड्रिया का मतलब होता है एंड्रोशियम यानी स्टेमन, एक स्टेमन। डाईएंड्रिया दो स्टेमन, ट्राईएंड्रिया तीन, टेट्राएंड्रिया चार, पेंटेंड्रिया 5, हेक्सेंड्रिया 6, हेप्टेंड्रिया 7, ऑक्टेंड्रिया, इनेंड्रिया, डिकेंड्रिया, डोडिकेंड्रिया, आइसोएंड्रिया। ठीक है। पॉलीएंड्रिया, पॉलीएंड्रिया ऐसा हो जिसकी स्टेमन 20 से ज्यादा हो, 20 से ज्यादा हो, यानी 20 से ज्यादा हो तो फिर उसको पॉलीएंड्रिया समझा जाएगा। आइसोएंड्रिया यानी कि फ्लावर जिसमें 20 स्टेमन हो और हाइपोगाइनस कंडीशन में हो। लेट मी शो यू कि हाइपो, मैं आपको ये टर्म जो है ये अपने साथ नोट कर ले, पेरीगाइनस कॉपी पे लिख दो, बाद में मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा लेक्चर खत्म करने से पहले। पेरीगाइनस नोट कर लो, हाइपोगाइनस, डाईडाइनेमस, ये डायनेमस लिखा है लेकिन डाईडाइनेमस कर लो, डाईडाइनेमस। ठीक है। ये लेटर एट द एंड ऑफ द क्लास ही मैं आपको विद डिस्क्रिप्शन आपको ये समझाऊंगा। नोट कर लिए? हेलो तुफैल खान? यस सर। हाँ, ये टर्म्स नोट कर ले ताकि बाद में मैं आपको ये अलग से समझा दूं, अलग डिस्क्रिप्शन के साथ। ठीक है। ओके सर। ये फ्लावर से रिलेटेड है, ये वैसे मॉर्फोलॉजी में हम विद डिटेल पढ़ेंगे क्लास में, लेकिन चूंकि यहाँ आ गया तो यहाँ पे आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको अलग से समझा दूंगा। पेरीगाइनस क्या है, हाइपोगाइनस क्या है, एपीगाइनस क्या है, डाईडाइनेमस फ्लावर किसको कहेंगे, ये सारे मैं आपको फ्लावर से रिलेटेड टर्म्स है, ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ। लेकिन बहरहाल ये आपने समझ लेना है, मोनोएंड्रिया, डाईएंड्रिया, ट्राईएंड्रिया, टेट्रेंड्रिया ये क्या है, और ये क्लासिफिकेशन उसने की थी लिनियस ने। डाईडाइनेमिया, डाईडाइनेमिया जो है, लेट मी एक्सप्लेन यू, बाद में मैं आपको डिस्क्रिप्शन भी समझा देता हूँ, लेकिन डाईडाइनेमिया का मतलब क्या है कि स्टेमन दो ग्रुप्स में हो। डाईनेमिया 2+2+2 स्टेमन, दो छोटे और दो बड़े, दो छोटे स्टेमन और दो बड़े स्टेमन। ठीक है। यानी 4 स्टेमन हो लेकिन दो बड़े साइज के हो, दो छोटे साइज के हो, इसको कहते हैं डाईडाइनेमस, कंडीशन को कहते हैं डाईडाइनेमिया। इसी तरह से टेट्राडाइनेमिया, टेट्राडाइनेमिया जिसमें स्टेमन 6 हो, 4 बड़े हो, टेट्रा का मतलब है 4 और डाई का मतलब होता है 2, तो 4+2, 4 लॉन्ग 2 शॉर्ट, टेट्राडाइनेमिया। मोनोएडेल्फिया, मोनोएडेल्फिया जिसमें स्टेमन जो है काफी सारे हो और एक ही ग्रुप के अंदर हो, एक ही गुच्छे में हो, तो उसको कहते हैं मोनोएडेल्फिया, फ्यू स्टेमन। डाईएडेल्फिया जिसमें स्टेमन बहुत सारे हो और दो ग्रुप्स में हो, दो बंचेस में हो, दो जो है गुच्छों में हो। पॉलीएडेल्फिया बहुत सारे स्टेमन हो और दो से ज्यादा गुच्छों में हो या बंचेस में हो, पॉलीएडेल्फिया। ठीक है। फिर इसके बाद सेंजिनीशिया, स्टेमन जो है वो फ्यूज हो,
सर से भी और नीचे से और सर से दोनों से ये फ्यूज्ड हो। गाइनेंड्रिया, स्टेमन फ्यूज हो लेकिन कार्पल के साथ फ्यूज हो, यानी कि मेल और फीमेल पार्ट आपस में जुड़े हो, एक दूसरे के साथ ओवरलैप्ड हो, ये कंडीशन कहलाता है गाइनेंड्रिया। मोनोएंड्रिया, मेरा मोनोइशिया, बॉटनी 102 यस हेलो सर आवाज आ रही है? आ रही है? और अच्छा ठीक है। मोनोइशिया, दे हैव फीमेल फ्लावर ऑन सेम प्लांट। मोनोशियस प्लांट, आपने टर्म्स पहले सुने होंगे, मोनोशियस प्लांट और डाइशियस प्लांट। मोनोशियस ये होता है कि मेल और फीमेल प्लांट दोनों एक ही पौधे के ऊपर हो, तो उसको मोनोशियस कहते हैं। डाइशियस वो कहते हैं जिसमें मेल प्लांट ही अलग हो और फीमेल ही अलग हो, जैसे ये बंग जो है ये डाइशियस है, उसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। बंग का जो पौधा है ना, बंग कैनबिस, ये डाइशियस प्लांट है, उसमें मेल पौधे अलग होते हैं, फीमेल अलग होता है। फीमेल पौधा होता है उसी से चरस वगैरह उसी से निकलता है। डाइशियस जो है ये वही जो आपको मैंने कहा कि दो अलग अलग पौधे हो, ये कद्दू करेले में भी अलग अलग होते हैं डाइशियस। पॉलीगेमिया, पॉलीगेमिया का मतलब होता है कि प्लांट्स जो है उसमें जो जो कार्पल होता है वो ज्यादा होता है उसमें, पॉलीगेमस। ठीक है। क्रिप्टोगेमिया, नॉन फ्लावरिंग प्लांट को उसने इसी नाम से दिया था, क्रिप्टोगेमिया, यानी जो नॉन फ्लावरिंग पौधे हैं जिसमें जो मॉसेज आते हैं, उसमें टेरिडोफाइट्स आते हैं, ये सारे वो है जो नॉन फ्लावरिंग है। ठीक है। और उसमें जो है खास तौर पर एलजी और फंजाई, चूंकि इनिशियली ये दोनों भी जो है ये प्लांट का हिस्सा थे, आजकल ये प्लांट में शुमार नहीं किए जाते हैं। एलजी और फंजाई, फंजाई का तो अलग किंगडम है और एलजी को प्रोटिस्टा में शुमार किया जाता है, लेकिन लीनियस के सिस्टम में ये दोनों पौधों का हिस्सा थे, क्योंकि सलवाल रखता है और इनके पास तो क्लोरोफिल भी होता है इसी बुनियाद पर। मॉसेस और फान जो है ये पौधे हैं जिसको अभी तक आपने लास्ट सेमेस्टर में ये दोनों पढ़े थे। तो क्रिप्टो गेम्स को उसने इसी की बुनियाद पे किया था। ठीक है। जरा ये वाला पेज दोबारा एक एक करके टर्म्स को समझा देता हूँ। डाइडाइनेमिया जो है ये उसने ग्रुप का नाम दिया था, और उसने कहा था कि जिन पौधों में स्टेमन दो ग्रुप में हो और चार यानी चार स्टेमन हो उसके पास, दो बड़े स्टेमन हो दो छोटे हो, दो बड़े और दो छोटे, डाई दो और डाई दो, 2+2। टेट्राडाइनेमिया, उसने कहा था कि स्टेमन छह हो, चार बड़े हो और दो छोटे हो, तो उसने कहा कि इसके लिए कंडीशन यूज किया जाएगा टेट्राडाइनेमिया। मोनोएडेल्फिया, जिसमें स्टेमन जो है एक ही बंच की सूरत में, एक ही क्लस्टर की सूरत में हो, एक ही क्लस्टर हो, तो मोनोएडेल्फिया ग्रुप का नाम होगा। डाइएडेल्फिया, जिसमें स्टेमन काफी सारे हो और दो बंचेस या दो ग्रुप की शक्ल में हो, तो डाइएडेल्फिया। पॉलीएडेल्फिया, जिसमें स्टेमन काफी सारे बंचेस में हो, 3 हो, 4 हो, 5 बंचेस में हो या ग्रुप्स में हो, तो पॉलीएडेल्फिया। सिंजिनीशिया, जिसमें स्टेमन ऊपर नीचे से यानी बंच की शक्ल में हो और ऊपर नीचे से फ्यूज हो, तो सिंजिनीशिया कहलाया जाएगा। ठीक है। गाइनेंड्रिया, जिसमें स्टेमन फ्यूज हो कार्पल के साथ, यानी कार्पल Excuse के me, साथ sir, जी जी ऊपर नीचे से मतलब फ्यूज हो तो क्या कैसे मतलब ऊपर नीचे से फ्यूज हो? ठीक है। स्टेमन जो है उसमें दो हिस्से होते हैं, आप ये तो जानते हैं ना, एक होता है फिलामेंट और एक होता है उसका एंथर। डू यू नो स्टेमन Yes, हैज टू sir. पार्ट्स, वन इज फिलामेंट एंड द अदर इज एंथर। अगर फिलामेंट जुड़ा हो और एंथर अलग अलग हो तो उसके लिए हम एडेल्फिया का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, एडेल्फिया। ठीक है। और फिर एडेल्फिया में अगर को एक ही बंच हो तो फिर मोनो, दो बंच हो तो डाई, ज्यादा हो तो पॉलीएडेल्फिया। समझ आ गई? अब Yes, अगर sir. स्टेमन फिलामेंट से नहीं, ऊपर से जो उसका एंथर पार्ट है वो जुड़ा हुआ हो,
तो उसके लिए हम लफ्ज यूज करते हैं सेंजेनिशिया, सेंजेनिशियस स्टेमन उसको हम कहेंगे, क्योंकि उनका एंतर जुड़ा हुआ होता है, नीचे बेशक फ्री हो लेकिन ऊपर से पंच उसका जुड़ा हुआ हो, तो सेंजेनिशिया कहते हैं उसको। गाइनेंड्रिया वो है जिसमें स्टेमन जो है वो कार्पल के साथ जो है वो जुड़े होते हैं। मोनोएशिया वो पौधे हैं जिनमें मेल और फीमेल पार्ट जो है एक ही प्लांट के ऊपर हो, यानी हो सकता है कि एक ही फ्लावर में भी हो, या हो सकता है कि कुछ फ्लावर उस पे मेल हो और कुछ फीमेल हो, लेकिन एक ही पौधे में सब कुछ हो। डाइशिया वो है जिसमें मेल पौधा अलग हो और फीमेल पौधा अलग हो। ये अपने टर्म्स याद रखने हैं। पॉलीगेमिया जिसमें प्लांट जो है पॉलीगेमस हो, यानी उसमें जो है काफी सारे जो है उसमें कार्पल हो। ठीक। क्रिप्टोगेमिया जो है ये उन पौधों के लिए यूज किया जाएगा जिसमें हम कहते हैं कि जिसमें फ्लावर कोई ना हो। ठीक है, नॉन फ्लावरिंग जो है प्लांट के लिए ये टर्म्स उसने इस्तेमाल किया था, क्रिप्टोगेमिया। और क्रिप्टोगेमिया में उसने किन किन को रखा था? एलजी, फंजाई, मॉसेस और फॉन्स। अगर आजकल भी आप क्रिप्टोगेम का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो उसमें इन दोनों को निकाल बाहर करेंगे, क्योंकि अब ये दोनों पौधे है ही नहीं, तो आप क्रिप्टोगेम उसको नहीं कह सकते। ना एलजी पौधा है ना फंजाई पौधा है। ठीक है, ये है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट मेरिट्स। इसके फायदे क्या है? जो उसने 24 ग्रुप दिए थे प्लांट के, या जो क्लासिफिकेशन सिस्टम उसने इंट्रोड्यूस किया था लीनियस ने, उसके क्या क्या फायदे हैं? सबसे बिगर एडवांटेज तो ये है कि लीनियस वो पहला बंदा था जिसने बाकायदा एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम दिया था। अगरचे उसमें बहुत सारे खराबियां हैं, लेकिन एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करने वाला लीनियस ही था। इसने क्लासिफिकेशन का जो बेसिक नॉलेज है वो उसने सबसे पहली दफा उसने इंट्रोड्यूस किया था। वाइडली एक्सेप्टेड था, और टेक्सानोमिस्ट इवन अभी तक भी टेक्सानोमिस्ट इसी से फायदा उठाते हैं। अगरचे बहुत ज्यादा पुराना सिस्टम है, लेकिन अभी तक ये काफी हेल्पफुल है। इसके अलावा ये एज ए रेफरेंस वर्क के तौर पे काम करता है। रेफरेंस वर्क से क्या मुराद है कि जब आप कोई रिसर्च करते हैं, मिसाल के तौर पर आप ज़ूलॉजी में रिसर्च कर रहे हैं, बॉटनी में कर रहे हैं, तो जब भी आप रिसर्च शुरू करेंगे आपका कोई ना कोई टॉपिक होगा आपका, उस टॉपिक से आप रेफरेंस या रिव्यू लिटरेचर करेंगे, उसको कहते हैं रेफरेंस वर्क। यानी आप देखेंगे कि इस पे कितना काम हुआ है, कितने लोगों ने काम किया है, और अभी तक क्या काम उस पे करना बाकी है। तो रेफरेंस वर्क, कोई भी रिसर्च उसके बगैर आप शुरू ही नहीं कर सकते जब तक आपके पास रिव्यू ना हो या लिटरेचर आपके पास पहले अवेलेबल ना हो उसके हवाले से। तो ये एक तरह से लोगों के सामने क्या आ गया? रेफरेंस वर्क आ गया। अब कोई नया बंदा काम करता था तो पहले इसी के काम को कंसल्ट करता था, फिर आगे चलता। ही गिव क्लियर कट कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज, दिस सिस्टम स्टिल यूज्ड टुडे। अभी तक स्पीशीज का जो कंसेप्ट है सबसे पहले इसने दिया था, और इस सिस्टम को अभी तक लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। The merit of this system is the quick and easy identification of plant based on one or few character. एक या चंद करेक्टर की बुनियाद पर पौधों को आइडेंटिफाई करना इंतहाई आसान है, अगरचे इसमें गलतियों की गुंजाइश ज़्यादा है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये उसके फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा कि ये पहला सिस्टम था इसी तरह से स्पेशलाइज्ड फॉर्म में। दूसरा ये था कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड था टेक्सानोमिस्ट के दरमियान। तीसरा ये था कि रेफरेंस वर्क के तौर पे था और स्पीशीज का कंसेप्ट दिया था, और आइडेंटिफिकेशन इसकी क्लासिफिकेशन की बुनियाद पे बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये 4 मेरिट्स आपने याद रखने हैं। नुकसानात भी हैं। सबसे पहला डीमेरिट क्या है कि इसमें सिर्फ एक या चंद कैरेक्टर को उसने कंसिडर किया था, यानी बजाय कि सारे कैरेक्टर्स को वो ले लेता, एक कैरेक्टर पे उसने इक्तिफा किया है। जो सबसे
बड़ी फ्लॉ है। ज़ाहिर है कि बहुत सारे पौधों में एक करेक्टर सेम होता है लेकिन बाकी सारे करेक्टर मिलते नहीं है, तो उसकी बुनियाद पर फिर उसकी क्लासिफिकेशन करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा दूसरी क्या डीमेरिट है कि मेंबर ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स आर यूजुअली नॉट सिमिलर इन हेरेडिटी पैटर्न। सिंपल आप उसमें ये लिख सकते हैं कि द क्लासिफिकेशन डू नॉट रिफ्लेक्ट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, बस, यानी कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कोई शो नहीं करता। स्टेबल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, यानी उसमें किसी किस्म की और जो है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। प्रोवाइड ओनली लिमिटेड इंफॉर्मेशन, बहुत कम इंफॉर्मेशन देता है जो कि देना चाहिए लेकिन बहुत कम देता है। कैन नॉट एड ए न्यू वर्क, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ कि स्टेबल है तो उसमें नया काम जो है उसमें क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं तो उसमें तो नया काम उसमें एड अप नहीं हो सकता। डिफिकल्टी फॉर आइडेंटिफाई पर्टिकुलर स्पीशीज आर जनरल, बहुत सारे स्पीशीज हैं जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, अगर से काफ़ी सारे हो जाते हैं लेकिन बहुत सारे जो है उसमें आइडेंटिफाई नहीं हो सकते। नॉट रिलेटेड फाइलोजेनेटिकली, ये मैं पहले कह चुका हूँ कि उसका कोई हेरिडिटी पैटर्न नहीं है, कोई एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में नहीं है। तो ये 4-5 इसमें भी याद रखना है, सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम फिर इनके बाद आया था, तकरीबन 1850 के बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन शुरू हुआ है। दिस टेक्सोनोमिक सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जीन बॉयन इन 1623 में। सबसे पहले आइडिया उसी ने दिया था, यानी कि लीनियस से भी पहले दिया था, लेकिन बाद के लोगों ने उसको जेन्युइन जो उस पर क्लासिफिकेशन है वो बाद के लोगों ने किया है, जैसे बेंथम और हुकर ने किया है। इट इज़ बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज ऑफ प्लांट। नेचुरल एफिनिटीज का मतलब क्या है कि तमाम जो ज़ाहिरी खसूसियात हैं, एक करेक्टर नहीं, बहुत सारे खसूसियात, उन पे ये फोकस करता है। इट इज़ बेस्ड ऑन नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट, ये दोनों एक ही बातें हैं लेकिन थोड़े से अलग से स्टेटमेंट की बुनियाद पर। नेचुरल एफिनिटीज और नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही बात है। इट प्लेस टुगेदर ऑर्गेनिज्म दैट हैव द ग्रेटर नंबर ऑफ शेयर फीचर, ये भी वही बात है कि जितनी ज़्यादा खसूसियात मिलते जुलते हो उनको हम एक ही ग्रुप में रखेंगे। नो सिंगल फीचर इज इम्पॉर्टेंट बट टोटल फीचर्स आर द टूल ऑफ क्लासिफिकेशन, सिर्फ एक करेक्टर नहीं बल्कि सारे करेक्टर्स को जितने आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये इम्पॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन के लिए। सो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स which is done based on maximum natural characteristics among the plants and not a single characteristics but rather total characteristics is the key for this system of classification। ये वो क्लासिफिकेशन है जिसमें नेचुरल एफिनिटीज पे बात करते हैं। टैक्सा कहते हैं किसी भी क्लासिफिकेशन की किसी भी रेंज को कहते हैं टैक्सा। जैसे क्लासिफिकेशन में हम रेंज करते हैं ना, स्पीशीज से शुरू करते हैं किंगडम तक ले जाते हैं, तो ये टैक्सा है। हर ग्रुप को टैक्सा कहा जाता है। टैक्सा प्लूरल है, टैक्सान सिंगुलर है, यानी स्पीशी एक टैक्सन है, जीनस एक टैक्सन है, फैमिली एक टैक्सन है, इसको कहते हैं टैक्सन। सब इम्पोर्टेंट नेचुरल सिस्टम, ये वो सिस्टम है जिनको हम नेचुरल मानते हैं। जॉन रे का सिस्टम नेचुरल है, गैस्पर्ड बॉहन का नेचुरल है, डिजूसियो का जो है नेचुरल है, रॉबर्ट ब्राउन का जो है नेचुरल है। रॉबर्ट ब्राउन वही है जिसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। एपीडी कंडोल का जो है वो नेचुरल सिस्टम है। इसके अलावा जिसको हम पढ़ेंगे थोड़ा सा वो है बेंथम और हुकर का। ये सिस्टम जो है ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक, बेंथम और हुकर का दौर भी दिया है, 1815 या 1817 से शुरू होकर 1910 या 11 तक जाता है। सम नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये वही स्लाइड है ऑलमोस्ट, लेकिन इसमें एक चीज़ ऐड की है कि क्लासिफिकेशन के पैरामीटर क्या थे। जैसे डिजिसियो का सिस्टम था, तो डिजिसियो का सिस्टम किस बुनियाद पे था? नंबर ऑफ कार्टिलिडन, सीड के अंदर कार्टिलिडन कितने हैं, एक करेक्टर। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पेटल्स, पेटल है या नहीं है, दूसरा करेक्टर। पेटल्स की पोजीशन और स्टेमन की पोजीशन, ये तीसरा करेक्टर। ये चंद खास बातें हैं। रॉबर्ट ब्राउन का जो है टिश्यू स्ट्रक्चर पे था, यानी ये इट वाज मोर देन
मॉर्फोलॉजिकल, इट वाज मोर एनाटॉमिकल देन मॉर्फोलॉजिकल, यानी ज़्यादातर उसने एनाटॉमी पे फोकस किया है। जाहिर है ये वो बंदा था जिसने न्यूक्लियस के अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। फैल खान, क्या सर? ये बिलाल का क्या इशू है? बिलाल सर लास्ट उसकी इंटरनेट का मसला हुआ शायद। जी सर इंटरनेट का इंटरनेट का मसला है, तो उसको कैसे हल किया जाए उसके इंटरनेट के मसले को? ये जो अब सर यही प्रॉब्लम इसका है। और बाद दफा इसमें इसमें जो सर इस सिस्टम में ये है कि जब हम इसको बिल्कुल उसी पे कर, जब हम थोड़ा सा पीछे आ जाते तो फौरन ऑटोमेटिकली कट जाता है। ये मसला है ना। अब ये देखा, अब मैं स्लाइड को जब शेयर करता हूँ उसमें भी बड़ा इशू आता है, बस मुश्किल से हो रहा है। अब इसमें जो सबसे आसान का है वो जूम वाला है। जूम पे हम अकेडमी का भी करते हैं ना, तो वो ज़्यादा आसान है इसकी नज़र। यस सर। वो टू इजी है, लोग तो इसको इजी समझते हैं लेकिन मैं उसको इजी समझता हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें एडिट करनी पड़ती हैं। एनीवे, तो ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जो नेचुरल है। डिजूसियो का इन्हीं की करेक्टर की बुनियाद पर था। रॉबर्ट ब्राउन का ये था। एपीडी कंट्रोल का वास्कुलर टिश्यूज है या नहीं है उसकी बुनियाद पर था। बेंथम और हुकर का ज़्यादातर सीड करेक्टर्स की बुनियाद पर था। जो हम पढ़ेंगे वो ये वाला है। और ये महमूद भी आ गया। महमूद, आपके क्लास में टोटल कितने हैं? 4 है, 6 है, 5 है? सर 5 है। अच्छा 5 है। ये बिलाल अब एब्सेंट है, बाकी चारों हैं। चौधरी हाँ महमूद रशीद भी हैं। मोहम्मद रशीद। ये देखे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नेचर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये उनकी भी एडवांटेजेस भी दी है और डिसएडवांटेजेस भी दी है। एडवांटेजेस क्या है? मेरिट्स भी इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। पहला मेरिट क्या है कि मोर सेटिस्फैक्ट्री ऑन प्लेसिंग स्पीशीज को प्लेस करना काफ़ी ज़्यादा जो है सेटिस्फैक्ट्री है। अगरचे फाइलोजेनेटिक नहीं है ये सिस्टम, लेकिन काफ़ी जो है सेटिस्फैक्ट्री क्लासिफिकेशन करता है। मोर प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव मतलब ये है कि तकरीबन ठीक होता है ये क्लासिफिकेशन। arbitrarily selected properties are necessary correlated well with each other। ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये तकरीबन एक दूसरे के साथ कोरिलेट करता है। कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट प्रॉपर्टीज नॉट रिलेटेड दी क्लासिफिकेशन। और भी ये जो है हमें क्लूज देता है अबाउट दी क्लासिफिकेशन। कंटेन मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीशीज। और एक चीज़ और इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि इट डिस्क्राइब many more characteristics of plants। Describe many more characteristics of plants। Disadvantages। पहला डिसएडवांटेज ये है कि आर्टिफिशियल को स्टडी करना बड़ा आसान है, क्योंकि वो एक या चंद कैरेक्टर पे बेस करता है। ये ज़्यादा कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्सिटी ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये भी एक डिसएडवांटेज में आता है। दूसरी बात है कि नीड लॉन्ग टाइम एंड मोर इन्फॉर्मेशन। ज़्यादा टाइम आपको लगता है उसको स्टडी करने में, और इन्फॉर्मेशन भी इसमें ज़्यादा है। आर्टिफिशियल में तो बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। पोरली नोन प्लांट्स कैन नॉट बी प्लेस्ड इजीली। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो पौधे अननोन हैं, यानी ऐसे भी पौधे होते हैं जो वाइल्ड कहीं जाके मिलते हैं, ठीक है, जिसका वो क्लासिफाई करना बड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इसमें। कैन नॉट फोकस स्पेसिफिकली ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट प्रॉपर्टीज हैं, जो आपके फ़ायदे की प्रॉपर्टीज हैं, उन पे फोकस नहीं करता। ठीक, ये बात है इसमें। ये जो है थोड़ा सा ब्रीफ सिस्टम है जो उसने दिया था, बेंथम और हुकर ने दिया था। उसने पौधों को 2 ग्रुप्स में किया था, क्रेप्टोगेम और फेनरोग्राम। क्रेप्टोगेम वो है जो नॉन फ्लावरिंग है। ये थोड़ा बहुत आपको रीडेबल है आपके लिए? स्टूडेंट्स इज दिस यस इमेज सर, इज रीडेबल है।
रेडिबल है। इसमें इसने दो मेन ग्रुप्स रखे थे, इसने बेंथम और हुकर ने, क्रेप्टोगेम जो नॉन फ्लावरिंग है और फेनेरोग्राम जो कि फ्लावरिंग प्लांट है, सीड और फ्लावरिंग प्लांट। फिर उसमें उसने जो फेनेरोग्राम थे, क्रेप्टोगेम तो नॉन फ्लावरिंग में तो आता है, क्या आता है, एलजी आता है, मॉसेस इसके हिसाब से जो इन्होंने दिया था। करंटली एलजी इसमें शामिल नहीं है पौधों में। उसने क्या किया था, उसने एलजी लिया था, उसने मॉसेस लिए थे और फॉन्स लिए थे क्रेप्टोगेम में, और फेनेरोग्राम में ये दो ग्रुप्स लिए थे, डाइकार्ट, जिम्नोस्पर्म और मोनोकार्ट। डाइकार्ट, जिम्नोस्पर्म और मोनोकार्ट। ठीक है, डाइकार्ट आप जानते हैं कि ये वो पौधे जिनके सीड में दो टुकड़े होते हैं, मोनोकार्ट वो जिनके सीड में एक टुकड़ा होता है, एक कार्टिलेडन होता है, और जिम्नोस्पर्म तो आप जानते हैं जिनमें फ्लावर कोई नहीं होता, फ्रूट कोई नहीं होता। सीड जो है इसमें, बताओला स्पीकर ऑफ रखे। हाँ, when you ask some question then open up. Background sound is a bit teasing. जिम्नोस्पर्म है वो है जिनमें फ्लावर कोई नहीं है, जिसमें फ्रूट कोई नहीं होता। फिर डाइकार्ट में उसने तीन सब फैमिलीज या सब क्लासेस सॉरी रखे थे, पॉलीपेटली जिनमें पेटल फ्री होता है, गेमोपेटली जिसमें पेटल फ्यूज्ड होता है, मोनोक्लेमाइडी जिसमें पेटल होते ही नहीं। ये तीन ग्रुप्स उसने डाइकार्ट में किए थे। ठीक है, फिर गेमोपेटली में उसने इंफीरियर जिसमें ओवरी जो है वो नीचे होती है, इंफीरियर ओवरी होती है, हेट्रोमेरी। और ये इसमें ये चीज़ें याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर एक्सप्लेनेशन मांगता है, बस सिर्फ इतना याद रख ले कि उसने डाइकार्ट को तीन ग्रुप्स में किया था, पॉलीपेटली, गेमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी, इसमें किया था उसने। मोनोकार्ट को उसने मुख्तलिफ सीरीज में उसने उसको डिस्क्राइब किया था और उन सीरीज के ये नाम थे, एपीगाइनी, पेरीगाइनी, ठीक है, एपो कार्पी। उसने तकरीबन 22 सीरीज में उसने उसको क्लासिफाई किया था मोनोकार्ट को। ये जर्नलाइज जो है मैप है बेंथम और हुकर का। क्रेप्टोगैम और फेनेरोग्राम उसका मेन, उसकी क्या थे, यानी कि मेन ग्रुप थे। फिर उसके बाद फेनेरोग्राम, डाइकार्ट, मोनोकार्ट और जिम्नोस्पर्म। जो एक गलती इससे हुई है बेंथम और हुकर से, वो ये है कि इसमें उन्होंने जो जिम्नोस्पर्म है, जो फ्लावरिंग प्लांट है ही नहीं, नॉन फ्लावरिंग है, वो उन्होंने इन दोनों के बीच में रखा है। यानी कि इस तरतीब से अगर हम देखेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास ये आएगा कि हम ये समझेंगे कि ये ज़्यादा प्रिमिटिव है, यानी पुराना ग्रुप है, फिर ये एडवांस है और ये सबसे एडवांस है। तो ये तरतीब ठीक नहीं है। करंटली हम ये कहते हैं ना कि जिम्नोस्पर्म जो है ये ज़्यादा प्रिमिटिव है, फिर उसके बाद डाइकार्ट की बारी है और फिर मोनोकार्ट की। करंट ये पहले आएगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा और ये तीसरे नंबर पे आएगा। तो ये गलती इनसे ये हुई कि उन्होंने जिम्नोस्पर्म को प्लेस किया था डाइकार्ट और मोनोकार्ट के बीच में। इज दैट लैब? अच्छा जी। फिर नेचुरल और आर्टिफिशियल का कंपैरिजन क्या है, तो वो कंपैरिजन तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि है कि उसमें एक कैरेक्टर की बुनियाद पे है और उसमें कई सारे कैरेक्टर की बुनियाद पे है। इसके फ़ायदे ये हैं नेचुरल के कि बहुत सारे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ सकते हैं, और बहुत सारे जो है अगरचे फाइलोजेनेटिक बेस कोई नहीं होता लेकिन बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेडनेस होती है पौधों में। इसमें पौधों में रिलेटेडनेस एज सच कोई नहीं होती, सिर्फ एक आध कैरेक्टर में रिलेटेडनेस होती है। ये इसका डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज इसका ये है कि आइडेंटिफिकेशन इसकी डिफ़िकल्ट होती है नेचर सिस्टम में, पौधों को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर देखने होते हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। आइडेंटिफिकेशन इसमें आसान होती है क्योंकि एक या चंद कैरेक्टर को देखना पड़ता है।
नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी वो सिस्टम जिसमें हम एवोल्यूशनरी बैकग्राउंड को भी नोट करते हैं, यानी ये वो सिस्टम है जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है, यानी नॉट ओनली द natural characteristic but also the evolutionary characteristics are also considered. Latest system of classification है and done in a micro scale, यानी कि बहुत ज़्यादा बारीकी के साथ जो है उसमें क्लासिफिकेशन या करेक्टरिस्टिक्स दिए जाते हैं। बेसिक ऑफ द सिस्टम इज डार्विन थ्योरी, यानी उसकी बुनियाद क्या है, डार्विन की जो आइडिया है एवोल्यूशन का, ये उसकी बुनियाद है, यानी उसकी बुनियाद पर उसने क्लासिफिकेशन की। सबसे पहला फाइलोजेनेटिक सिस्टम किसने दिया था? अगस्ट वेलम ईक्लर ने दिया था, जो 1883 में दिया था। गोल ऑफ द सिस्टम इज टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अ कोर्स ऑफ एवोल्यूशनरी डिसेंट ऑफ इट्स मेंबर, यानी जितने भी मेंबर की आप बात कर रहे हैं वो सारे हम ग्रुप में रखते हैं बेस्ड ऑन देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। So it is defined as a system of classification which is based on phylogenetic characters of a species, यानी एक दूसरे के साथ उनका शजर नस्ब कितना मिलता है उसी की बुनियाद पे ये किया जाता है। एडवांटेजेस, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है? तो एडवांटेज या मेरिट ये है कि इट इज़ यूनिक नेम फॉर ईच स्पीशीज एंड इट एलिमिनेट कंफ्यूजन, बहुत सारे कंफ्यूजन से बच जाते हैं। आप ये लिख सकते हैं कि इट एलिमिनेट कंफ्यूजन। मैक्सिमम प्रेडिक्टिव वैल्यू है इवन देन द नेचुरल। मैक्सिमम डिटेल साइंटिफिक स्टडी, ये डिटेल ज़्यादा है इसमें। प्रेडिक्टिबिलिटी भी उसकी ज़्यादा है, डिटेल भी इसमें ज़्यादा है, और इसके अलावा इसमें बहुत सारे जो है मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है इसमें अबाउट द स्पीशीज। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जितनी ज़्यादा मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होगी आपके पास तो उतनी ही ज़्यादा फिर इसमें कम्प्लेक्सिटी आएगी। कम्प्लेक्सिटी आएगी तो उसको स्टडी करना इतना आसान नहीं होता, मोर कम्प्लेक्स है। नीड लॉन्ग टाइम एंड मोर रिसर्च, ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, फिर थोड़ा सा हेडेक बन जाता है, हेक्टिक है। फिजिकल अपीयरेंसेस आर नेग्लेक्टेड, सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस पे फोकस नहीं किया जाता, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखना बहुत ज़रूरी होता है। फिजिकली सेम स्पीशीज कैन बी डिफरेंट ग्रुप, ठीक है, हो सकता है कि आपको जो ग्रुप सेम नज़र आता है मॉर्फोलॉजिकली, तो वो स्पीशीज जो है वो भी एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ, ये इसमें चांस है, क्योंकि अक्सर औकात जो प्लांट या जो पौधे आपको सेम नज़र आता है वो आपको वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखने के बाद काफ़ी डिफरेंट लगता है, या जो बहुत डिफरेंट नज़र आता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उनमें ज़्यादा सेम होता है तो वो एक ही ग्रुप में आता है। तो ये सारे इसकी कम्प्लेक्सिटी इसमें है, तो इसी वजह से ये उनकी डीमेरिट में हम शामिल करते हैं। मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, तो मॉडर्न सिस्टम जो 1950 के बाद लोगों ने अडॉप्ट किए हैं, जाहिर है कि डीएनए जो टेक्नोलॉजी सामने आई है, जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा स्टडी हुआ है, तो मॉडर्न सिस्टम जो है ये एक तरह से मिक्स है, जिसमें नेचुरल सिस्टम से भी फ़ायदा लिया गया है और फाइलोजेनेटिक सिस्टम से भी फ़ायदा उठा लिया गया है, फाइलोजेनेटिक एज वेल एज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। So now phylogenetic and natural system of classification is combined to a classification of plants that we refer at to the modern system of classification. ठीक है। Ehrman Takhtajan system of classification which is an example of modern system of classification. इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। ये जो एरमन जो अर्मीनिया से हैं, तख्ताजान उसका नाम है, ये रशियन स्टेट थे, जो प्रीवियस जो सोवियत यूनियन था ये उसी का एक स्टेट था, आजकल ये अलग से मुल्क है, उससे ताल्लुक़ रखता है एरमन तख्ताजान। उसने बॉटनी में या ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उसने इंट्रोड्यूस किया है, क्या है इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ही वाज बोर्न इन 1910 एंड वाज डाइड इन 2009, तकरीबन 100 साल उसकी उम्र है। एरमन तख्ताजान हु इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर प्लांट्स एट द Komarov Botanical Institute in the Leningrad, Russia,
presented a system of classification which was first published in a very preliminary form in 1942. 1942 में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन असल जो इसका सिस्टम है वो 1970 में इंट्रोड्यूस हुआ है। ये इसका बिल्कुल प्रिलिमिनरी यानी इब्तदाई जो है खाका उसने इसमें पेश किया था। ठीक है, ये उसकी जो है जर्नल और है इंट्रोडक्शन है, इसकी ज़रूरत नहीं है याद करने की, उसमें कंसेप्ट कोई नहीं है। तख्ताजान जो है वो हेलियर के सिस्टम से ज़्यादा इंस्पायर्ड था और उसने सिंथेटिक एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स उसने इंट्रोड्यूस करना चाहा, which was based on Darwinian philosophy and his approach is very much similar to that of Cronquist. इसी वजह से जब भी तख्ताजान का जिक्र आएगा तो उसके साथ क्रॉन्किस्ट का जिक्र ज़रूर आएगा। ठीक है, आतर क्रॉन्किस्ट जो है और तख्ताजान ये अक्सर उनका जिक्र दोनों आपको एक साथ मिलेंगे। तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेसिकली बिसे हेलियर ट्रेडिशन which consider all evidences from different fields including morphological, यानी उसने जो उसको मॉडर्न समझते हैं वो किस बुनियाद पे समझते हैं, यानी उसमें बहुत सारे जो मॉडर्न बायोलॉजिकल फील्ड है उस पे उसने फोकस किया है, जिसमें मॉर्फोलॉजिकल आता है, जिसमें एनाटॉमिकल आता है, एम्ब्रोलॉजिकल आता है, साइटोलॉजिकल आते हैं, पोलिनोलॉजिकल आते हैं, पैलिनोलॉजिकल, पैलिनोलॉजी कहते हैं पोलन की स्टडी को, स्टडी ऑफ पोलन इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी। ठीक है, तो पोलन की भी उसके पास जो है स्टडी होनी चाहिए, तभी वो इस सिस्टम को समझ सकता है। पेलियो बोटानिकल यानी जो फॉसिल की स्टडी है, बोटानिकल जो स्टडी है फॉसिल्स रिकॉर्ड की, वो भी पता होना चाहिए। केमिकल एंड अल्ट्रास्ट्रक्चर एविडेंसेस विद वाइल क्लासिफाइंग एंजियोस्पर्म, खासतौर पर फ्लावरिंग प्लांट को क्लासिफाई करना हो तो इन फील्ड में जो है एक्सपर्टीज होनी चाहिए। ये तख्ताजान की सिस्टम की क्या है, ये अप्रोच था। तख्ताजान ने प्लांट्स को डिवाइड किया था इस बुनियाद पे, मैग्नेलियोफाइटा उसने एंजियोस्पर्म को नाम दिया था और उसने मैग्नेलियोफाइटा को उसने इन ग्रुप्स में डिवाइड किया था। मैग्नेलियोप्सिडा जिसको ने कहा था डाइकार्ड, लेलियोप्सिडा जिसको ने कहा था मोनोकार्ड। ठीक है, मैग्नेलियोप्सिडा को उसने ज़्यादा प्रिमिटिव कंसिडर किया है और लेलियोप्सिडा जिसको मोनोकार्ड कहता है वो ज़्यादा उसने एडवांस कंसिडर किया है। ठीक है, यानी कि जो डाइकार्ड पौधे हैं वो ज़्यादा प्रिमिटिव हैं, पुराने हैं एवोल्यूशन की बुनियाद पे, और मोनोकार्ड मोर एडवांस है। ठीक है, The two classes have been further divided in 10 subclasses. फिर डाइकार्ड के उसने फर्दर 10 क्लासें दिए हैं, सब क्लासें दिए हैं, और मोनोकार्ड के उसने 7 क्लासें दिए हैं। मैग्नेलियोप्सिडा और 3 अंडर लेलियोप्सिडा विच आर एज फॉलो, जो कि ये है। ये ठीक है, मैग्नेलियोप्सिडा को उसने ये ग्रुप दिए थे, 10 उस टोटल दिए थे, 7 उसने डाइकार्ड के और 3 उसने मोनोकार्ड के। जो डाइकार्ड के 7 ग्रुप दिए थे वो क्या क्या थे? मोनोलिडी, फैमिली का नाम मोनोलिडी, राननकुलिडी, हेमेलिडी, कैरियोफाइलिडी, डायलिनिडी, रोजेडी, एस्टेरिडी। ये उसने जो सब क्लासेस थे ये हुए नाम। सब क्लासेस एलिसमेटिडी, लिलियडी और एरिसिडी। ये तख्ताजान, ये इतनी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना याद रख लें कि उसने डाइकार्ड को नाम दिया था मैग्नेलियोप्सिडा डाइकार्ड, लेलियोप्सिडा मोनोकार्ड। डाइकार्ड में उसने 7 सब क्लासेस और मोनोकार्ड में 3 सब क्लासेस उसने इंट्रोड्यूस किए थे। However, according to Takhtajan system of classification, जो एडिटेड फॉर्म है 1997 का, the 2 classes have been divided into 15 सब क्लासेस। फिर उसने थोड़ा सा और अडॉप्ट किया, उसने 10 की बजाय 15 में किया है। फिर उसने डाइकार्ड
की 11 किए हैं और मोनोकाट की उसने 5 सब, यानी पहले इनिशियली उसने 10 सब क्लासेस किए थे, अब उसने जो चेंज किया है वो 15 किए हैं। 15 में 11 डाइकाट और 4 जो है 5 जो है 4 जो है वो मोनोकाट के किए थे। ये है 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 16 बनते हैं, नॉट 15। ठीक है, तो डाइकाट के ये और मोनोकाट के ये उसकी नई क्लासिफिकेशन है जो उसने पौधों को की है, यानी उसमें डाइकाट और मोनोकाट पौधे जो उसने किए हैं। मैग्नेलोफाइटा, उसने तमाम एंजियोस्पर्म को नाम दिया था मैग्नेलोफाइटा। फिर उसने मैग्नेलोप्सिडा जो डाइकाट को उसने नाम दिया था, लिलियोप्सिडा जो उसने, ये फिर फाइटा आ गया, फिर ये गलत है, ये है मैग्निलियोप्सिडा। मैग्निलोप्सिडा जो है ये क्लास का नाम है, लिलियोप्सिडा ये भी क्लास का नाम है, और ये फिर आगे इसकी सब क्लास है। यहाँ पे गलती हुई है, एप्सिडा है। ठीक है, मैग्निलोप्सिडा। तख्ताजान ने, ये फिर वही बात आ गई कि डाइकाट को उसने मोर प्रिमिटिव रखा है और मोनोकाट को उसने ज़्यादा, उसमें क्या किया है, उसमें ज़्यादा एडवांस किया। यानी इसकी एक सबूत तो हमारे पास ये मिलता है कि उनकी ज़्यादा स्पीशीज़ ज़्यादा फ्लरिश कर रही है। यानी आप ग्रासेस देखें तो ग्रासेस आपको बाकी पौधों की निस्बत उनकी तादाद आपको ज़्यादा नज़र आएगी। दूसरा, उनकी ग्रोविंग जो है फास्टनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, फिर उसने फाइलेटिक प्रिंसिपल जो उसने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उसमें कंसिडर किए थे तख्ताजान ने, उन क्राइटेरिया को अगर हम देख ले तो उसने कहा था कि कौन सा ग्रुप किससे ज़्यादा प्रिमिटिव है, कौन सा ग्रुप किससे ज़्यादा एडवांस है। तो उसने ये जो है उनकी क्या थी, ये उनकी फाइंडिंग्स थी। उसने ये कहा, फाइलोजेनेटिक बुनियाद पे उसने ये कहा कि जो वुडी प्लांट्स है वो ज़्यादा पुराने हैं किन से, हर्बेशियस प्लांट्स से। यानी वुडी प्लांट्स पुराने पौधे हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के हिसाब से, और हर्बेशियस प्लांट ज़्यादा एडवांस है। डिसिडियस वुडी प्लांट्स आर कंसिडर इवॉल्व फ्रॉम एवरग्रीन प्लांट। दो तरह के पौधे होते हैं। डिसिडुअस वो है ट्रीज में जो खज़ां के सीजन में जाके पत्ते शेड करते हैं, डिसिडुअस। आपके यहाँ भी दो किस्म के टीथ होते हैं ना, एक परमानेंट टीथ होता है, एक डिसिडुअस जिसको मिल्क टीथ भी कहा जाता है। बच्चों के दांत नहीं होते जो आप एक 8 साल 7 साल के बाद उसको फिर ये जड़ जाता है। तो डिसिडुअस वो पौधे हैं जो कि खज़ां में अपने पत्ते गिरा देते हैं, और एवरग्रीन वो है जो कि हर वक्त हरे भरे रहते हैं। इसने कहा था कि डिसिडुअस प्लांट जो है वो ये इन्हीं से इवॉल्व हुए हैं, एवरग्रीन से इवॉल्व, यानी कि दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा एडवांस है और ये पुराने पौधे हैं। जाइलम फाइबर्स इवॉल्व फ्रॉम ट्रिकीट टू लेबरिफॉर्म फाइबर्स। फिर जाइलम टिश्यू जो है कहा जाता है कि ये फाइबर से ही इवॉल्व है। ठीक है, ये उसने नई बात की है। ट्राइलैक्यूनर और पेंटालैक्यूनर नोड्स आर प्रिमिटिव टू यूनिलैक्यूलर नोड्स। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता या इस वक्त, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। ये भी ज़रूरत नहीं है। मेरिट्स ऑफ द तख्ताजान। मेरिट्स ये है, फ़ायदा ये है कि डाइकाट जो है वो उसने मोनोकाट से पहले डिस्कस किया है। ये अच्छी बात है कि मोनोकाट को उसने ज़्यादा एडवांस रखा है और उसको ज़्यादा प्रिमिटिव रखा है। द फैमिलीज आर स्मॉल होमोजीनस यूनिट्स मेड अप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनरा। उसने ये भी कंफर्म कर दिया कि फैमिलीज के अंदर फिर जेनरा होंगे रिलेटेड। डाइकाट begins with Magnoliae, which is highly satisfactory as magnoliales are universally considered to be the most primitive living angiosperm। तो डाइकाट जो है, जो मैग्नोलोप्सिडा है, उसमें मैग्नोलियल जो ऑर्डर है वो सबसे प्रिमिटिव है। तो ये भी उसने ये किया है। तो ये तीन इसकी क्या है, फायदे हैं या मेरिट्स हैं।
हाँ, बस वो 3 याद रख ले, ये 3 जरूरत नहीं है। सर जी आप क्लास बस 1 मिनट मुझे और लगेगा। आपको नोटिफिकेशन आ गया पिछली क्लास का? आपको आ गया नोटिफिकेशन? दिखा रहे थे कि आपका क्लास सेकंड में डिस्कनेक्ट हो जाएगा। बस 1 मिनट, 2 मिनट लगेंगे और ये खत्म हो गया। जो मेन ऑब्जेक्शन था तख्ताजान के ऊपर वो ये था कि मोनोकार्ड जो है उसने, बस ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है, इसको आप देख लें। उसमें उसने क्या किया है। तो रिकॉर्डिंग को पास करते हैं।